नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आज प्रधानमंत्री का इम्तहान है, लेकिन आज के इम्तहान की तैयारी किसने की है? प्रधानमंत्री ने या वित्त मंत्री ने? वैसे बजट तो वित्त मंत्रालय में ही बनता है, बनना चाहिए। तो जाहिर है जब प्रधानमंत्री का इम्तहान है तो वित्त मंत्री का भी होगा। तीसरा बजट है अरुण जेटली का। 2 साल से उद्योग जगत उनसे किसी बड़े फैसले की उम्मीद कर रहा है। क्या वो वक्त आ गया है, या फिर प्रधानमंत्री जिस तरह से किसानों के बीच जा रहे हैं, क्या यह समझा जाए कि बजट में इस बार सरकार अपने खजाने से और खर्च करेगी और किसानों को राहत देगी? अमीर क्लास, मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, किसान और गरीब, ये प्रकार है क्लासों के। पिछले कुछ साल से देखा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ का टारगेट तो काफी बड़ा बता दिया जाता है, लेकिन कब वो टारगेट के ऊपर नीचे हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। इस टारगेट की जवाबदेही किसी की होती नहीं है। सिर्फ दावा कर दिया जाता है कि इतना तो होगा ही, 8 नहीं तो मान लीजिए 10 तो होने ही वाला है। कोई नहीं बताता क्यों नहीं हुआ या क्यों होने वाला है। तो क्या वाकई इस बजट से आपकी जिंदगी बदलने वाली है? सरकारी बैंकों की हालत बहुत खस्ता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे कम हो रहे हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर ही होता जा रहा है, शेयर बाजार काफी दिनों से 28,000 पर नहीं है। अच्छी बात क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में? अच्छी बात इसलिए कर रहा हूं कि धीरे धीरे हमारी स्मृति से अच्छे दिन का स्लोगन गायब होता जा रहा है। कुछ तो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कि जीडीपी का टारगेट, कर वसूली का टारगेट पूरा ना कर पाने के बावजूद ये चलायमान है, चल रही है, टिकी हुई है, बिखरी नहीं है। तो बजट की बात शुरू करते हैं। हमारे आपके लिए बजट का मतलब रहा भी है या बदल गया है? हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी अनिंद्यो चक्रवर्ती हैं और परुंजय गुहा ठाकुरता, आर्थिक विशेषज्ञ, संपादक ईपीडब्ल्यू और होने वाले संपादक ईपीडब्ल्यू। अभी तक आपने चार्ज नहीं लिया? नरेंद्र तनेजा साहब हैं, चेयरमैन है एनर्जी सेल के बीजेपी के, और आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और सिद्धार्थ बिरला जी हैं, चेयरमैन हैं एक्सपीआरओ इंडिया लिमिटेड के। अनिंद्यो, सरकार खर्च करेगी, खूब खर्च करना चाहिए उसे, या नहीं करेगी? ये दो शायद ये तनेजा जी हमें थोड़ा सा बेटर बता पाएंगे, पता नहीं। लेकिन बजट थोड़ा सा क्लोज डॉक्यूमेंट होता है, सबको चाहे आप पार्टी के हो जो भी हो, आपको बताया नहीं जाता है कि क्या होगा। जो आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ये 125 करोड़ लोग आज मेरा इम्तिहान लेंगे या मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है, यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा राहुल गांधी टाइप बजट हो सकता है। ये मेरा सेंस है। मतलब वो गांव किसानों की बात इसमें नहीं, मतलब आप देखिए, मनरेगा हो या फूड फॉर ऑल हो, इसमें क्या एक हिडन कुछ रहेगा, हमें पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन खर्चा कहां से आएगा, ये सवाल शायद एक बार पढ़ने को मिलता है कि बिग रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये तुरपई कर रहे हैं, पैबंद लगा रहे हैं, या बिग रिफॉर्म क्या है जो नहीं कर पा रहे हैं? या वो कर रहे हैं लेकिन कहने वाले नहीं कह रहे हैं कि बिग रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं? तो हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। आप कोल सेक्टर में देखिए कितना बड़ा रिफॉर्म हो गया। जो कॉमर्शियल माइनिंग अलाउ करेगी, बहुत बड़ा रिफॉर्म था। रेलवे बजट को आप उठा करके देखिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। देखिए, अगर कोई ऐसी बात करे कि बिग रिफॉर्म जैसे मार्गरेट थैचर ने इंग्लैंड में कर दिए थे, आपको जो भारत है, भारत की हकीकत है, जो सच्चाई है, भारत की जो सारी ग्राउंड रियलिटीज है, उनको लेकर के चलना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि भारत की हमेशा परंपरा रही है। मुझे लगता है आपका माइक गिर गया है। माइक गिरा नहीं है, लगाया नहीं है, माइक नहीं लगाया। अच्छा, उसको हम लगा देते हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे। लोग हमने तो सुन लिया स्टूडियो में रवीश, लेकिन तनेजा जी की बात है, लेकिन लोग जो सुनना चाहते हैं वो बता दीजिए कि तो तनेजा जी कह रहे थे, एक बार अगर मैं बता दूं, माइक जब तक लग रहा है उनका, तनेजा जी कह रहे थे कि रिफॉर्म हुए हैं। रवीश का जो सवाल था, तनेजा जी कह रहे हैं कि रिफॉर्म हुए। आप रेलवे बजट देख लीजिए, माइनिंग देख लीजिए, छोटे छोटे महत्वपूर्ण रिफॉर्म हुए हैं, और बड़े रिफॉर्म हुए। लेकिन मार्गरेट थैचर ने जैसा कर दिया था इंग्लैंड में 80s में, वैसा नहीं एक्सपेक्ट करना गलत है। नहीं, यहाँ पे ये बात करना कि बिल्कुल आतिशबाजी वाले रिफॉर्म्स होंगे, वो जो भारत की जमीनी हकीकतें हैं और भारत की सोच है, उससे मेल नहीं खाता। भारत इंग्लैंड नहीं है। और ये मार्गरेट थैचर जैसे रिफॉर्म के आप जो है, चाहे 2 साल स्ट्राइक चलती रहे, कुछ भी करते रहे, आपको करना, ये भारत है। हमारे देश में हकीकत यह है कि बहुत सारी लेगेसी के इश्यूज हैं, जो हमारे हकीकत है, बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, और हमको वो चीजें लेकर के आनी है जिसके लिए देश भी तैयार हो। और मार्गरेट थैचर के रिफॉर्म के बाद जो एक चीज हुआ है वो कि इंग्लैंड भारत की तरह हो गया, बहुत सारे लोग वहां पे गरीबी रेखा के नीचे आ गए। लेकिन रेलवे का बजट एक फायदा वहां पे, रेलवे के बजट के अंदर भारी रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स भी हैं, और उसके साथ में पूरा जो एक तरह रेलवे बजट ट्रांसफॉर्मेटिव था। तो पूरे सरकार के प्रयास ये हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी
स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल चेंजेस जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अब उसको कोई ना देखे वो उनका विकल्प है, वो चाहे ना उसको देखे, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस ग्रेजुअल तरीके से लगातार उसकी प्रक्रिया रोजाना जारी है। पुरंजय, आप नहीं देख पा रहे हैं जो तनेजा साहब ने कहा कि हो रहे हैं रेलवे, माइनिंग वगैरह वगैरह में, लेकिन लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप ज्यादा देख रहे हैं और क्या नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, जो भी वित्त मंत्री होते हैं उनके सामने 19-20 इधर उधर कर सकते हैं। अगर चिदम्बरम जी यही बैठते हैं, वो भी एक ही चीज करते थे। आज जेटली जी बैठे हैं, सरकार बदल गया, खास आर्थिक नीति में बदलाव नहीं आए हैं। जो कांग्रेस सरकार भी कर रहे थे, आज एनडीए सरकार भी उसी रास्ता से जा रहे। देखिए, फर्क कहाँ पे है? 2-3 चीज में फर्क है। पहला बात, सबसे बड़ा फर्क है कि सरकार को जबरदस्त फायदा मिला है, देश को मिला है, मगर इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सरकार का कोई हाथ ही नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत जबरदस्त गिर गया। तो इसका फायदा सरकार को मिल रहा है, क्योंकि 70-75% जो फायदा है सरकार अपने पास रख दिया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया और 25% आम उपभोक्ता को दे दिया। दूसरी बात, जो आश्चर्य हो गया लोग, ये भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पिछले 15 महीना से लगातार जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो मंडी का रेट है, जो थोक मूल्य सूचकांक है, लगातार गिर रहा है, नेगेटिव टेरिटरी में है। इसका लोग किस अर्थ में समझे कि अगर धान पहुंच रहा है, गेहूं पहुंच रहा है मंडी में, या टमाटर पहुंच रहा वहां है, पे उसके कीमत दाम कम गिर हो रहे रहा हैं, है, मगर तो इसका मतलब क्या हुआ? मगर इसका फायदा उपभोक्ता को नहीं मिल मिल इसका रहा। मतलब किसान को फायदा नहीं मिल रहा है और उपभोक्ता को दूसरी तरफ उसको भी फायदा उसको ज्यादा पैसे देना किसान को ज्यादा पड़ेगा, पैसे क्योंकि जो उपभोक्ता के लिए जो सूचकांक है, सरकार का आंकड़ा ये कह रहा है कि वो 4-5% बढ़ रहा है और खाद्यान्न का दाम बढ़ रहा है। ये भी लोगों को बहुत तनेजा जी एक रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उस पर। पूरी दुनिया तेल जो ग्लोबल कमोडिटी है, जो तेल के दाम कम हुए हैं तो पूरी दुनिया के लिए कम हुए हैं, भारत के लिए थोड़ा ना कम हुए हैं। तो क्यों ग्लोबल इकोनॉमी जो है 3% पे पहुंच गई है, उसकी जो ग्रोथ रेट है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जो अन्य देश हैं, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तमाम देश, तो वहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? होगा भारत के शायद, अंदर मुझे लगता है कुछ देश है जो अपना जीडीपी कैलकुलेशन मेथड अभी जल्द चेंज करने अच्छा, वाले और हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप जो भी जीडीपी के मेथड की चर्चा आज हो रही है, हकीकत ये है कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार आई तो आपका जो ग्रोथ रेट कितनी चल रही थी और आज आप उठा करके देखिए कितनी चल रही है। तो कुल मिलाकर के भाई 6 पॉइंट, मतलब जिस उस समय ग्रोथ रेट चल रही थी, जितना दावा किया गया था उतनी क्यों नहीं चल रही, ये बताइए ना। कितना दावा किया गया था? 8 से 10 कहा गया था, 2 साल से हम सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया था। ये कहा ये गया अचीवेबल है। जो ग्रोथ रेट होती है, जो जिसका दावा किया जा रहा है, जो प्रयास है हमारा, वो प्रयास ये है कि 2019 तक हम ग्रोथ रेट को जो है वो 9% पे लेकर के जाएं। और अगर आप ध्यान से जीडीपी को देखें, ग्रोथ को पूरा देख करके, और इस साल का कोई टारगेट देशों नहीं है से। आपका। सारा बजट में ऐसा क्यों है कि 2022 तक करेंगे, 2025 तक करेंगे, 2016 का भी तो बताइए। भाई, अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है, जिसका आज आप प्रयास करते हैं, वो ठीक उसी तरीके से है जैसे खेती। तो आज के किसी नतीजे के लिए हम प्रयास नहीं करते, नहीं हो जाती। मुझे लगता है तनेजा जी, जीडीपी पे हमें ज्यादा बहस करना नहीं चाहिए। जब रघुराम राजन और अरविंद सुब्रमण्यम ने खुद कहा है कि उनको ये जीडीपी कैलकुलेशन मेथड समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम कौन है बोलने वाले, जब किसी को पता नहीं है कैसे। एक चीज और लेकिन कहना उसी चाहता हूं। मेथड को आप लगाइए, उसी मेथड में 6.7 से आज लगभग 7.5 है, उसी मेथड की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसी मेथड से उसी में अगर आप ग्रोथ वैल्यू एडेड बोलते हैं, जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कांग्रेस के टाइम में उसको किया गया। ग्रोथ, बिल्कुल ये चिदम्बरम ने करवाया था, ये उन्होंने किया। ग्रोथ वैल्यू एडेड तो कम हो गया ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रोथ की जगह कम हो गया। आप ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन आज अगर कल मैं कैलकुलेट करता था कि रवीश के पास 1 लाख रुपए है और वो बढ़ के 1,10,000 हो गया, लेकिन नए कैलकुलेशन में वो 1,00,000 अगर 80,000 हो गया, तो क्या ग्रोथ है वो तो रवीश बता पाएंगे। डिस्कशन मुझे है, लगता बहुत लोग ये है भी आलोक जी कहते हैं। पर इसमें एक दूसरा व्यू है। आपने कहा, आलोक जी बोलेंगे, आपने कहा कि 6 से 7 हो गया है जीडीपी। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो आंकड़ा सही नहीं है, बल्कि 6 की बजाय जीडीपी 5 हो गई है। तो 2 मत है, तो हम दोनों मत दर्शक के सामने रख देते हैं, वो अपने अपने जेब के हिसाब से अनुमान लगा लेंगे। आलोक जी, देखिए, जब भी बीजेपी की सरकार आती है, बेस ईयर को चेंज कीजिए, कैलकुलेशन के इकोनॉमिक्स के मेथड को चेंज कीजिए, ये इनका पुराना फंडा रहा है। अगर पुराने मेथड से लेकिन ये चिदम्बरम जी ने करवाया था। नहीं किया। मैं समझता हूं कि पूरा उसमें जितने चेंजेस थे वो पूरे चिदम्बरम जी नहीं करके गए थे। बेस ईयर को भी चेंज नहीं किया गया। नहीं, पूरा कैलकुलेशन मेथड तो यूपीए के टाइम पे चेंज हुआ था। अगर नहीं तो उसी मेथड से सर, अगर उसी मेथड से अगर यूपीए के समय के भी कैलकुलेशन करेंगे, तो वो आंकड़े जो आज तनेजा साहब बता रहे हैं वो पूरी तरह से झुटलाए जा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। सर, बढ़ जाएंगे। 12-13 का ग्रोथ तो कम हो जाता है उसी मेथड से। जो चिदम्बरम जी लाए थे उसी मेथड से कम हो जाता है। मैं सर, हो सकता है मेरा मतभेद उसमें हो आपसे, लेकिन मैं आज जानना चाहता हूं कि अगर इतने ज्यादा चेंजेस किए, इतने ज्यादा रिफॉर्म्स किए,
आपने, तो ऐसा क्या हुआ कि 57 रुपए से जो डॉलर था वो 68 पर चला गया? इतने अगर आपने रिफॉर्म्स किए तो क्या रहा कि जो वीट और राइस जो किसान बेचता था अपना, वो 4600 रुपए से 2300 रुपए पर किसान बेचने के लिए मजबूर हो गया। इतने अगर आपने रिफॉर्म्स किए तो ऐसा क्या रहा कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में गिरावट आ गई, सेविंग्स में गिरावट आ गई? इतने अगर आपने रिफॉर्म्स किए तो ऐसा क्यों हुआ कि 25 महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट लोएस्ट आ गई? आपने इतने अगर रिफॉर्म्स किए तो ऐसा क्यों हुआ कि महंगाई दर WPI जो है वो नेगेटिव चला गया, कि मार्केट में डिमांड ही नहीं रही? इतने आपने रिफॉर्म्स अगर किए तो किसान का सुसाइड रेट क्यों बढ़ गया? इतने अगर आपने रिफॉर्म्स किए तो मुझे बताइए बैंकरप्सी कोड कहां है? PDM में पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी कहां है? कमाल है। तो आप बताइए, यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की 1 साल पहले बात हुई थी, आज वो कागजों में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक फंड बात आया था, वो कहां है? पोस्ट ऑफिस को अब बैंक बनाने की बात कर रहे थे, वो कहां है? मैं जानना चाहता हूं। बैंक की हालत ही पोस्ट ऑफिस, मैं वही कह पोस्ट रहा हूं, ऑफिस का नाम मत लीजिए आप। इतने रिफॉर्म्स बैंक की हालत पोस्ट ऑफिस और विदाउट पोस्ट NPA ऑफिस मत कहिएगा, नहीं तो देश द्रोह लग जाएगा। रवि जी, वो कहिए NPA विद पोस्ट ऑफिस बनाने की हालत है। हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, सब क्यों गिर गया? ठीक आपने है। इतने रिफॉर्म्स कर राइट। दिए क्या? एक सेकंड, अब उनको जवाब देंगे, फिर हम बिरला जी के पास जाएंगे। मुझे एक बात बताइए। एक चीज, राइट, ठीक है। तनेजा जी 2 चीज कहा, मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में, उसके हाँ। साथ सहमत रही हूँ। भारतवर्ष के लिए कच्चे तेल का कीमत जब गिर जाता है, ये बहुत ही अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब नहीं, वो आयात कह रहे हैं करते कि सबके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मान लिया, मैं हमसे हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें 80% जो कच्चे तेल हम आयात Import करते हैं, पूरा हम जितने पूरा जापान आयात भी करते करता हैं। है, कोरिया भी करता है। हाँ, मान लिया मैंने, मान लिया आपकी बात, मगर ज्यादा से ज्यादा देश भारतवर्ष जैसे 80% हम आयात नहीं करते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है, इसका फायदा सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लिया, 70-75% ठीक है, इसका फायदा सरकार को मिला, सरकार का अपने तिजोरी में पैसा रख दिया। फॉरेंजो जी, जब यूपीए गवर्नमेंट ने एड वैलोरम टैक्स लगाया था, है ना, ड्यूटी तो एड वैलोरम था, नहीं, मान तो लिया $100 पे तो और भी बढ़ाया था, तो चिदम्बरम या यूपीए ने भी तो ज्यादा कमाया। मैं तो पहले से ही इस पता सरकार है इन से। दोनों सरकार में क्या फर्क है, इनकी आर्थिक नीति में खास तो फर्क मैं ठीक नहीं है। तो नहीं देख रहा हूं। अब मैं मुझे आपका एक सवाल का देख रहा हूं। जवाब दीजिए कि पहले जब रुपया 58 पे पहुंचा था डॉलर के मुकाबले, तो इतना हंगामा हुआ, अभी हम 68, 69, 70 रुपए में इतना सेफ क्यों फील कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्या बदल गया कि कमजोर रुपया, उस पर हमें चिंता की बात नहीं है? तब उससे 10 रुपया के अंतर पे रुपया जब कमजोर था डॉलर के मुकाबले, तब हम बहुत चिंतित होते थे। जो रुपए की जो कीमत होती है उसको वित्त मंत्रालय कंट्रोल नहीं करता, आप भी जानते हैं। इसकी पूरा मैकेनिज्म हैगा, पूरे जो हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है वो होती है, डिमांड सप्लाई होती है। 2013 बहुत सारी अगस्त में चीजों तो बीजेपी ये बात नहीं जानती थी। नहीं, देखिए, आप तो बात- बीजेपी से नहीं, हैं। नहीं, देखिए, जब वो बोलते थे कि मनमोहन सिंह चिदम्बरम की ये फेलियर है, तब वो नहीं जानते थे। नहीं, देखिए, नहीं, वो कहते आपको थे हम- मनमोहन सिंह जी के एज का हो जाएगा, और वो एज वाला फार्मूला अब गायब हो गया। देखिए, बात सुनिए, चिदम्बरम जो की- हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आज की हालत में, आप मुझे बताइए रूबल की डॉलर के अगेंस्ट क्या वैल्यू चल रही है, ब्राजीलियन सर, करेंसी मैं तो की- इंडिया एक में सेकंड, बैठा एक हूं, सेकंड, हमारे तनेजा सारे साहब, संदर्भ देखिए, जब हम ग्लोबल इशू की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूं, हम हमारे global सारे issue के दर्शक यही domestic बैठे हैं, उनको जो क्या value- लेना देना रूबल देखिए, से? जो वैल्यू रुपए की है, जो वैल्यू होती है करेंसी की, जो फ्लोट कर रही है, उसकी वैल्यू अगर ग्लोबल उससे होती है तो हमें देशों की चर्चा तनेजा करनी पड़ेगी। साहब, आप सऊदी अरब की जिस currency से वक्त लेके हमारा रशिया की रुपया लेके- 50 रुपया 58 रुपये पे पहुंच रहा था, तब भी हम ये रिसर्च किया करते थे रूबल और ब्राजीलियन मुद्रा के मुकाबले में, तो पाते थे कि हमारा रुपया उतना नहीं गिर रहा जितना उनका गिरा है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब ये 70-75 हो जाए तो ये ठीक बात है, जब 58 पे ठीक बात नहीं थी, तो ये ठीक बात अब कैसे हो गई है? मैं इस पे जानना चाहता हूं, इस पे कोई बोलता क्यों नहीं? तो किसी ने ये वक्तव्य नहीं दिया कि ठीक बात है। हाँ, तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि कोई बात नहीं है, ये भी ठीक बात नहीं है ना, आप बात ही नहीं कर रहे हैं इसके आप मुझे देखिए, ये जो चीजें हैं जो ग्लोबल उसके हिसाब से फ्लोट कर रही हैं, तो उसमें जो है ये कोई इसका पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो नहीं है। अब आप कहें कि तेल की कीमत क्यों कम हो गई, सऊदी अरब में बहस हो जाए क्यों कम हो गई, है ना, ये सब वो एक सरकार- अलग बात नहीं, है। नहीं, बात वो अलग नहीं है, नहीं, जो अलग चीजें- बात है वो। रवीश जी, ये चीजें फ्लोट करती हैं, जो चीजें फ्लोट करती हैं उसमें अब कीमतें जिस सरकार तरह तय से नहीं आप करती। 2013 में रुपयों को राजनीतिक रूप से आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी कीमत को आपको अभी भी बताना चाहिए था, तब जब आपसे रुपया नहीं समझा। राजनीतिक बिरला वक्तव्य साहब, दिए जाते बिरला हैं, साहब तब हैं भी हमारे वापस साथ। अभी दिए जाएंगे। एक सिद्धार्थ बिरला जी के पास जाना चाहते हैं। सर, आप लोग अर्थव्यवस्था को नजदीक से देखते हैं, किताबों में भी देखते होंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बिल्कुल ये फिक्र की बात नहीं है कि रुपया अब 78 रुपया 68 रुपया हो जाता है, 68 रुपया 60 पैसा अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, 70 रुपया भी हो गया था। इस तरह से अब हम क्यों नहीं इसको लेके चिंतित हैं, हम क्यों चुप हैं? हमारे दर्शक अगर जानना चाहें, क्या रुपए का कमजोर होते जाना 58 रुपया की तुलना में अच्छी बात है? साहब, जैसा आपने एक
मैं रुपया डॉलर की रेट को दो भाग में ले जाऊं। एक तो जैसा आपने कहा कि उसका राजनीतिक प्रयोग हो सकता है, वो तो एक सेंटिमेंटल बात है कि भी हमारा रुपया वीक हो गया या स्ट्रांग हो गया। असल बात है कि यूएस डॉलर ऑलमोस्ट हर एक करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रांग हुआ है। तो हर एक करेंसी, मतलब आप सिंगापुर डॉलर ले लीजिए, चाहे आप हांगकांग डॉलर ले लीजिए, दूसरी करेंसीज ले लीजिए, वो सब नीचे सरकी हैं टुवर्ड्स यूएस डॉलर, कंपेयर टू यूएस डॉलर। दूसरी बात डेफिनेटली ये है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमारे स्टॉक मार्केट से काफी आउटफ्लो हुआ है, तो उसके कारण रुपी के ऊपर प्रेशर बना, डॉलर की रेट जो है रुपी डॉलर और वीक हो गया। तो वो एक विषय है जो पिछले 2-3 महीनों में 2-3 रुपए देखे गए। पर असल बात है कि हमारी जो इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उस चीज को डायरेक्टली कंपेयर करना डॉलर रुपी रेट से, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। अब देखिए, अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बेटर होती है, हमारी एक्सपोर्ट की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, हमारे इंपोर्ट्स भी महंगे होते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट एक प्रोटेक्शन कवर मिल जाता है डोमेस्टिक मार्केट में। तो मैं डायरेक्टली डॉलर रुपी रेट को डायरेक्टली अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं एक और बात जानना चाहता हूं, हमने काफी यहाँ पर सख्त समीक्षा की। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 2 साल के सुधारों से हमारी अर्थव्यवस्था में श्रेष्ठ बातें क्या हुई हैं, क्या अच्छा हुआ है जिस पर हम अपनी उम्मीद की बुनियाद जो है टिकाए हुए हैं? देखिए, अच्छा, जो एक कदम पीछे लेना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे थे कि कोई बिग बैंग होना चाहिए, आतिशबाजी होनी चाहिए, ये है। मेरे ख्याल में अगर हमें आतिशबाजी चाहिए और बिग बैंग चाहिए, तो वो हमें चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में। हमारी पॉलिसी मेकिंग अच्छी रही है, सर्टन फंडामेंटल्स को भी एड्रेस किया गया है। तो आप 1 मिनट लेजिस्लेटिव साइड को छोड़ दें, जहां पार्लियामेंट कभी चलती है कभी नहीं चलती है, पर हमारे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की दरकार है। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि नेगेटिव है, पर मैं कह रहा हूं कि अगर हमें 5 मील दौड़ना है, तो अगर हम 2 मील दौड़ करके थक जाएंगे तो बड़ी मुश्किल की बात है। हमें 5 मील एक ही स्पीड पे दौड़ना है। और इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाने की बहुत दरकार है, एग्जीक्यूटिव एक्शन को बढ़ाने की बहुत दरकार है। और मैं समझता हूं कि आज बजट में जो भी कहा जाएगा, हमारे लिए क्रिटिकल ये है कि अगले 3 से अगले 6 महीनों में मैक्सिमम इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन देखा जाता है ग्राउंड के ऊपर। ये एक तो बहुत उसके ऊपर हमारा फ्यूचर निर्भर रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण इशारा है आपका। जब 11 बजे वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे, तो आप लोगों की नजर इस बात पर होगी कि उसमें कितनी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट नजर आती है कि वो 3 से 6 महीने में अपनी कही हुई बात को इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे, जिससे नतीजा कम से कम आने की दिशा में वो चल पड़े। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था के अच्छे पहलू क्या हैं, कमजोर पहलू क्या हैं और संतुलित पहलू क्या हैं।